नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है यूज ऑफ प्रीपोजिशंस पार्ट नंबर 4, जिसमें हम फिक्स प्रीपोजिशंस के बारे में और शेष हमारे जो प्रीपोजिशंस बच गई हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कल तक हमने जो प्रीपोजिशंस पढ़ी है वहाँ हमने ओन तक प्रीपोजिशंस जो अल्फ़ाबेटिक हमारा चला आ रहा था तो वहाँ तक हमने ओन तक कंप्लीट कर ली है। तो ऑन के बाद जो जनरल जो प्रीपोजिशंस है आज उनके बारे में, और जो फिक्स प्रीपोजिशंस हैं उनका जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशंस की लिस्ट भी हमारे पास बहुत बड़ी है और महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि पिछले परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हमने जो देखे थे उसमें फिक्स प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न पूछने के ज़्यादा चांस हैं, इसीलिए हमें फिक्स प्रीपोजिशंस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और कल वाले वीडियो में मैंने पिछले प्रश्न पत्रों से आए हुए जो प्रश्न हैं, 3 परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताए थे। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमने जो चौथा पार्ट जो पढ़ा था, चौथा पॉइंट जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश के 10 जो टॉपिक हैं उनमें जो चौथा टॉपिक है डिटरमिनर्स, वो हमने कंप्लीट किया था। तो वहाँ पर हमने पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल नहीं किया था। तो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि प्रीपोजिशंस के जो नेक्स्ट वीडियो होगा, यानी आज का जो वीडियो है, इसमें हम जो डिटरमिनर से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाऊँगा। और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये जो आपको जिस पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा है वो आपको उसी चैनल पर पीडीएफ में यथावत नोट्स के रूप में वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाती है डेली वीडियो के बाद में ही। और साथ में जो एक्स्ट्रा जो मैटर है प्रीपोजिशन से संबंधित वो भी मैं आपको वहाँ पर डाल दूँगा, उसको भी आपको देखना है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक डिटरमिनर्स का प्रश्न पूछा गया था। 2013 में ये प्रश्न आया था कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटरमिनर्स इसमें पूछी गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, फ्यू, मैनी, मच और ए फ्यू। तो यहाँ पर आपको देखना है कि स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ब्लैंक्स है और आगे लिखा हुआ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। तो हर प्रीपोजिशंस की हर डिटरमिनर्स की मैंने आपको विशेषता बताई थी कि आगे का जो शब्द है उसको देखकर हमें यहाँ पर जो हमारा डिटरमिनर्स है वो भरना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम शब्द है। तो सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं कि टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो डिटरमिनर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अलग अलग डिटरमिनर्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला डिटरमिनर्स हम देखेंगे कि फ्यू है, वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, तो ये जो है ये हमारा सही नहीं हो सकता। दूसरा है मैनी, मैनी भी हमारा काउंटेबल नाउन से पूर्व यूज होता है, तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा। तीसरा हमारा ऑप्शन था मच, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है, तो ये सही हो सकता है। सही इसलिए हो सकता है कि हम अभी चौथा ऑप्शन भी देखेंगे। चौथा ऑप्शन है ए फ्यू, ये भी हमारा काउंटेबल नाउन से पूर्व ही यूज होता है। तो जब चारों ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप थोड़ा सा भी यदि मेहनत करते हैं और थोड़ा सा भी यदि ध्यान से इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होगा। कितने नॉर्मल तरीके से ये प्रश्न पूछा गया था। आपको ये सारे के सारे जो मैंने पढ़ाए हैं उनको यदि आपने थोड़ा भी कम मेहनत से भी उनको यदि आपने पढ़ा है तो ऐसे जो डिटरमिनर्स यदि परीक्षा में पूछे जाएंगे तो वो आपके सही हो जाएंगे। और एक प्रश्न सही होने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन की ओर बढ़ना। तो ये था डिटरमिनर से संबंधित पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। उसके बाद में हम आपको देखते हैं कि जो जनरल कल तक हमने ओन तक जो प्रीपोजिशंस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बाकी जो सामान्य जो प्रीपोजिशंस है उनको पढ़ेंगे और साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशंस है उनको भी हम अल्फ़ाबेटिक पढ़ेंगे। तो ए से लेकर के सी तक की जितनी फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी आज के इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की हमारी प्रीपोजिशन है ओवर, और इसका अर्थ होता है ऊपर, ठीक ऊपर अर्थ में या लंबवत ऊपर अर्थ में।
कल हमने ऑन पढ़ा था, उसका अर्थ भी होता था पर या ऊपर, लेकिन वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और वो इसे स्पर्श कर रही हो तो वहाँ पर हम उसे ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ओवर का प्रयोग हम उस स्थिति में करेंगे जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर हो, लंबवत ऊपर हो, तो ऐसी स्थिति में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि द स्काई इज़ ओवर आवर हेड्स। आसमान जो है वो हमारे सिर के ऊपर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यक्ति का जो सिर है, हेड है, उसके ठीक ऊपर स्काई होता है, इसीलिए यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वी होल्ड एन अम्ब्रेला ओवर आवर हेड्स व्हेन इट रेन्स, कि जब बारिश होती है तो हम हमारे सिर के ऊपर छत्ते को होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो छत्ता होता है, अम्ब्रेला होता है, वो भी हमारे हेड के ठीक ऊपर हम उसको यूज करते हैं। इसलिए दोनों ही एग्जाम्पल्स में यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम्पल से आपको जो रूल है ओवर का वो क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर हो, लंबवत ऊपर हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का दूसरा जो यूज है ऊपर ढकने के अर्थ में। तो यहाँ पर सीधा सा है कि यदि कोई चीज़ हम किसी दूसरी वस्तु से कवर करते हैं, उसके ऊपर ढकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम ढकने के अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है ही स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। उसने कपड़े को टेबल पर फैला दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लॉथ है उससे जो टेबल है वो बिल्कुल ढक दी गई है, इसीलिए यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अप्लाई दिस क्रीम ओवर द इफेक्टेड एरिया, यानी जो इफेक्टेड एरिया है, जो प्रभावित जो एरिया है, जगह है, वहाँ पर इस क्रीम को आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई घाव है और उस पर हम डॉक्टर की एक मेडिसिन जो दी गई है, जो क्रीम दी गई, उसको अप्लाई करना है, तो वहाँ पर भी उस सेंस में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही पुट ए ब्लैंकेट ओवर द डेड बॉडी। ही पुट, उसने रखा, ए ब्लैंकेट, एक कंबल, ओवर द डेड बॉडी, मृत शरीर के ऊपर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मृत शरीर को कंबल से क्या किया गया है, यहाँ पर कवर किया गया है, ढका गया है। तो इस स्थिति में भी यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया गया है। तो तीनों जो एग्जाम्पल है वो हमें इस बात को बताते हैं कि यदि हम किसी चीज़ से किसी दूसरी वस्तु को कवर करते हैं तो वहाँ पर जिस वस्तु को कवर किया जा रहा है उससे पहले हमें ओवर का प्रयोग करना है। जैसे तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ डेड बॉडी को कवर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका जो प्रयोग है वो डेड बॉडी से ठीक पहले होगा। सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पर क्रीम को जो घाव है उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो इफेक्टेड एरिया है उससे पहले हमें ओवर का प्रयोग करना होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में टेबल को यहाँ पर कवर किया जा रहा है, तो ओवर का जो प्रयोग है वो टेबल से पहले किया जाएगा। तीसरा इसका प्रयोग हम देखें ओवर का, तो तुलनात्मक रूप से अधिक अर्थ को बताने के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझना होगा कि तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक का मतलब है कि मान लीजिए कोई चीज़ सामान्य रूप से हमने फिक्स कर रखी है और यदि उस फिक्स से यदि कोई चीज़ अधिक है तो उसे हम तुलनात्मक रूप से अधिक कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं कि ही इज़ ओवर एज फॉर दिस पोस्ट, यानी जो कोई भी जो पोस्ट निकलती है, किसी भी विभाग में यदि वैकेंसी निकलती है तो उसमें एक आयु सीमा रखी जाती है। उस आयु से अधिक का जो व्यक्ति है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उस शब्द के लिए हम ओवर एज का प्रयोग करते हैं कि हम पूछते हैं कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए और सामने वाला व्यक्ति यदि उस एज लिमिट को क्रॉस कर चुका है तो वो कहेगा कि आई एम ओवर एज। तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से उसकी जो एज है वो अधिक हो चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द ट्रक वाज ओवरलोड। तो यहाँ पर भी आपने ये शब्द भी सुन रखा होगा
कि कोई भी जो लोडिंग जो ट्रक आदि होते हैं, पिकअप वगैरह होते हैं, उनमें सरकार के द्वारा या यातायात विभाग के द्वारा एक निश्चित मात्रा में उनके लिए लोड फिक्स किया जाता है, भार फिक्स किया जाता है। यदि उस भार से अधिक वो भार वहन करते हैं, लोड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओवरलोड, और इसका चालान भी यातायात पुलिस के द्वारा काट दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो लोड की बात है वो तुलनात्मक रूप से अधिक लोड की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि द वाटर वाज ओवरफ्लोइंग, यानी मान लीजिए कोई यहाँ पर तालाब है, स्विमिंग पूल है, और उसमें हम पानी भरते हैं। तो यदि वो भर जाता है और उसके बाद में, भरने के बाद में यदि पानी बाहर निकलने लगता है तो उसको हम कहते हैं ओवरफ्लोइंग, यानी जो पानी है वो तुलनात्मक रूप से उसमें अधिक हो गया है। तो तीनों ही बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि कोई वस्तु तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो गई है या अधिक हो गई है तो वहाँ पर उस अधिक वस्तु को बताने के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ओवर के 3 प्रयोग यहाँ पर हमने पढ़े हैं, तीनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है सिंस। इसका अर्थ होता है से। तो ये भी हमारी एक परिचित प्रीपोजिशन है। इससे पहले हमने अल्फ़ाबेटिक एफ पर हमने पढ़ी थी फॉर, और टेंस में भी हमने जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाला, वहाँ पर भी हमने सिंस और फॉर को अच्छी तरह से पढ़ा था। और वहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी आपको दी थी कि सिंस का प्रयोग हमें कहाँ करना है, फॉर का प्रयोग हमें कहाँ करना है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से समय बिंदु को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। तो 2 चीज़ें होती हैं, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर टेंस है, और जो मॉर्निंग है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो सिंस का जो मीनिंग है वो होगा से, कि दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवी सिंस इवनिंग, शाम से ही वह मूवी देख रहा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो इवनिंग है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसी वजह से यहाँ पर इससे पहले हमने सिंस का यूज़ किया है। तो सिंस का एक ही यूज है समय बिंदु को बताने के लिए, या पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है टू, जिसका अर्थ होता है को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू को समझाने के लिए भी हमने जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था यूज ऑफ प्रीपोजिशन का, वहाँ पर आपको बताया था कि टू एक इन्फिनेटिव भी होता है और टू एक प्रीपोजिशन भी होता है। तो उसी क्रम में टू का प्रयोग हम देखते हैं कि पहला जो प्रयोग है वो है मंजिल या गंतव्य के लिए। अब यह मंजिल या गंतव्य का मतलब है कि मान लीजिए कोई चीज़ है यहाँ पर और कोई व्यक्ति यहाँ पर है या फिर कोई वस्तु यहाँ पर है, तो वो यहाँ जाती है, इस गंतव्य तक जाती है, तो इस गंतव्य से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जुड़ने के अर्थ में आप इसको मान सकते हैं कि यदि हम चल कर के या जा कर के किसी वस्तु से जुड़ते हैं या उसके पास जाते हैं तो उससे पहले हमें टू का प्रयोग करना होता है। ऐसा एग्जाम्पल है कि ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर जो ही है वो वेंट चल कर के और कहाँ जा रहा है, द रेलवे स्टेशन। तो जहाँ जा रहा है, जिस जगह से मैं जुड़ रहा है, उससे पूर्व हमें टू का प्रयोग करना होता है। या फिर हम देखें तो जो हमारी वर्ब है गो, वेंट, गोन, इनके बाद में यदि कोई स्थान है तो उससे पहले हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कि माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल दिल्ली, कि मेरा जो भाई है वो दिल्ली स्कूल जाता है। तो कहाँ वो जुड़ रहा है, स्कूल से। तो स्कूल से पहले यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। और वर्ब की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि गो, गोज़, यहाँ पर ईएस वाली फॉर्म है, और ये जो वेंट है ये गो की ही सेकंड फॉर्म थी। तो इस सिचुएशन में यदि आदमी गंतव्य पर जाता है तो उस गंतव्य से पहले हमें टू का यूज़ करना होता है। ये इसका सामान्य नियम था। नेक्स्ट जो टू का रूल है वो है समय स्थान के अंतिम बिंदु से पहले। और ये चीज़ हमने फ्रॉम में भी आपसे चर्चा करी थी
कि फ्रॉम और टू का भी एक पेयर होता है कि समय अंतिम बिंदु को बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, स्टार्टिंग बिंदु को बताने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई रीड फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। तो यहाँ पर जो पढ़ने का जो स्टार्टिंग बिंदु है वो है 10 AM। तो इससे पहले हमने फ्रॉम का प्रयोग किया है, और जो लास्ट बिंदु है, अंतिम बिंदु है जहाँ वो पढ़ाई ख़त्म करता है, वो है 4 PM। तो इससे पहले हमने टू का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ एक पेयर होता है फ्रॉम टू का। तो स्टार्टिंग बिंदु से पहले हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं और लास्ट बिंदु से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। और इसका अर्थ होता है से, और टू का अर्थ होता है तक। कि आई रीड फ्रॉम 10 AM टू 4 PM, कि मैं 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टू का जो मीनिंग निकलेगा उसका हिंदी में अर्थ होता है तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई ट्रेवल्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैंने उत्तर से दक्षिण तक यात्रा की है, या मैंने यात्रा कर ली। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है यात्रा का वो है नॉर्थ, और जो एंडिंग पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है यात्रा का, वो है साउथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, और लास्ट पॉइंट से पहले यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। मीनिंग की बात करें तो यहाँ भी फ्रॉम की जो मीनिंग है, अर्थ है, वो होगा से, और टू का जो मीनिंग होगा वो होगा तक। टू का जो तीसरा प्रयोग है वो है तुलना के लिए। यदि हम किसी दूसरी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं तो उस तुलना को बताने के लिए भी हम टू का यूज कर सकते हैं। तो ये तीसरा नियम है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि ही प्रीफर्ड क्रिकेट टू फुटबॉल। उसने क्रिकेट के बजाय फुटबॉल के बजाय क्रिकेट पसंद किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो खेलों के बीच में यहाँ पर तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है क्रिकेट और फुटबॉल। तो यहाँ पर जो फुटबॉल से अच्छा उसको क्या लगता है, क्रिकेट। तो जिससे जो चीज़ अच्छी लगती है उससे पहले हमें टू का प्रयोग करना होता है। कि दे लाइक टी टू कॉफ़ी। वे कॉफ़ी की बजाय, तो कॉफ़ी से पहले हमें टू का यूज़ करना है, चाय पसंद करते हैं। तो जब तुलना हम करते हैं दो चीज़ों के बीच में, तो तुलना को बताने के लिए भी हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा इसका प्रयोग है टू का लास्ट, कि समय या कमी को बताने के लिए। समय या कमी का मतलब है कि यदि हम घड़ी का समय किसी को बताते हैं या फिर घड़ी का समय देखते हैं, और उस समय में यदि जैसे 15 मिनट कम है, 20 मिनट कम है, 10 मिनट कम है, तो उस कम समय को बताने के लिए, इंग्लिश के वर्ड्स में बताने के लिए, वहाँ पर उससे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। यानी इस समय में जितने बजने में जितनी भी कमी है उससे पहले हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि इट इज़ 8:45। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट। कितने बजने में, 9 बजने में। तो 9 बजने में 15 मिनट कम है। तो जो समय है जिसमें जो कमी है उससे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। कि 9 बजने में कमी है या फिर कम है, तो उससे पहले हम टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इट इज़ 10 मिनट्स टू 10। 10 बजने में 10 मिनट कम है या बाकी हैं। तो यहाँ 10 बजे से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आप भी और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, अपने से भी वाक्य बना बना करके, और इनका यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से टू का जो प्रयोग है वो 4 अर्थों में हमने यहाँ पर देखा। कि गंतव्य से जुड़ने के लिए हम टू का प्रयोग कर सकते हैं, और स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट वाला जो पेयर है फ्रॉम और टू, उस संदर्भ में भी हम टू का यूज़ करते हैं। दो चीज़ों के बीच में तुलना, कंपेयर करने के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं। और समय में जितना समय कम है, जितना बजने में जो कमी है उसको बताने के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है अंडर। इसका अर्थ होता है नीचे, ठीक नीचे अर्थ में लंबवत नीचे। आज की हमारी जो फर्स्ट जो प्रीपोजिशंस थी हमारे वीडियो की, वो थी ओवर। तो जिस तरह से हमने ओवर में पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर हो, तो उस अर्थ में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। यदि हमें उसी सिचुएशन को उल्टा बताना हो, यदि उसी को हम नीचे बताना हो, तो उस स्थिति में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो अंडर है वो ओवर का अपोजिट है।
एंटोनिम्स है, क्योंकि इसके जो और भी हम जो चीज़ यूज़ देखेंगे वो भी ठीक ओवर की तरह ही हमें यूज़ करना है। जैसे ओवर में हमने पहला प्रयोग पढ़ा था कि ठीक ऊपर अर्थ में, लंबवत ऊपर अर्थ में, तो यहाँ पर हमें याद रखना है ठीक नीचे अर्थ में, लंबवत नीचे अर्थ में, कि द कैट वाज सिटिंग अंडर द टेबल, कि जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे बैठी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक नीचे है किसके, टेबल के, तो इससे पहले हमें अंडर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द डॉग वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, कि कुत्ता एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो किसके नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे, तो इससे पहले हमने अंडर का प्रयोग यहाँ पर किया है। इसी तरह से अंडर का जो दूसरा यूज है वो है तुलनात्मक रूप से कम। वहाँ हमने ओवर में पढ़ा था तुलनात्मक रूप से ज़्यादा, यानी कोई चीज़ फिक्स कर रखी है और उस फिक्स से यदि कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसे हम ओवर कहते हैं, और यदि फिक्स से कोई चीज़ कम है तो उसे हम अंडर कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ही इज़ अंडर एज, कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, उसी तरह से इसको समझने का हम प्रयास करते हैं और उसमें एज लिमिट रखी गई है कि 18 से 35 वर्ष। तो मान लीजिए किसी की उम्र 17 वर्ष है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको कहेंगे अंडर एज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द स्टूडेंट्स वाज अंडर वेट। मान लीजिए किसी चीज़ के लिए हमने वेट फिक्स कर रखा है, वज़न फिक्स कर रखा है, और यदि उतना वज़न नहीं है तो उस स्थिति में भी उस कम को बताने के लिए अंडर का यूज़ किया जाता है, अंडर वेट यानी कम वज़न का। तो इस तरह से इन दोनों ही प्रयोग को हम देखेंगे तो ये ओवर के ठीक अपोजिट यहाँ पर अर्थ को कन्वे करते हैं। तीसरा जो यूज है अंडर का वो है अधीन अर्थ में। अधीन का मतलब है कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के अधीन है, तो उस मीनिंग में भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि दे वर्क्स अंडर मी, वे मेरे अधीन कार्य करते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दे, वे जो लोग हैं किसके अधीन काम करते हैं, मी के, तो यहाँ पर मी से पहले हम अंडर का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है कि दिस बिल्डिंग इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये आपने बहुत बार बोर्ड देखा होगा कि कहीं पर भी कोई पुल है, कोई भवन है, और वहाँ यदि निर्माण कार्य चल रहा है तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन। हिंदी में भी शब्द वही है, निर्माणाधीन, निर्माण के अधीन। तो यहाँ पर अधीन शब्द यदि दिया गया हो तो वहाँ पर उस अधीन शब्द को बताने के लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है कि द रोड इज़ अंडर रिपेयर, यानी जो सड़क है वो मरम्मत के अधीन है, यानी मरम्मत की जा रही है। तो यहाँ पर भी हमें अंडर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ओवर के हमने अंडर के हमने 3 यूज यहाँ पर देखे हैं। महत्वपूर्ण जो जितने भी इनके जो प्रयोग हैं वो यहाँ पर हमने देखा है। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है विद। इसका अर्थ होता है से या साथ। से का मतलब होता है साधन से, कि जब कोई कार्य किसी साधन की सहायता से हो तो से अर्थ को बताने के लिए विद का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में हम किसी मशीन का, किसी साधन का यूज कर रहे हैं, तो उस मशीन या साधन से पूर्व हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सी कट्स वेजिटेबल विद ए शार्प नाइफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ विद का यूज़ किया गया है, क्योंकि वह जो महिला है कट्स वेजिटेबल, सब्जी काटती हैं या सब्जियाँ काटती हैं, विद ए शार्प नाइफ, किसकी मदद से, एक शार्प यानी तीखे चाकू की मदद से। तो यहाँ पर उस कार्य को करने में, वेजिटेबल्स को कट करने में जो साधन है वो है शार्प नाइफ। तो इससे पहले हमें विद का यूज़ करना है। ही ऑलवेज राइट विद ए पेन, वह हमेशा पेन से लिखती है। तो लिखने में यहाँ पर जो साधन का काम करता है वो है पेन, इसीलिए यहाँ पर पेन से पहले हमने विद का यूज़ किया है। आई किल्ड ए स्नैक विद ए स्टिक, मैंने एक छड़ी से सांप को मारा। तो यहाँ पर सांप को मारने में जो साधन यूज किया गया है वो स्टिक, इसलिए इससे पहले हमने विद का यूज़ किया है। तो कोई भी साधन हो जिससे हम काम कर रहे हैं या वो काम में हमारी मदद कर रहा है, तो उससे पहले हम विद का यूज़ करते हैं। दूसरा जो विद का मीनिंग होता है वो होता है साथ, WITH, विद यानी साथ। कि आई गो फॉर ए वॉक विद माई फ्रेंड, कि मैं मेरे मित्र के साथ वॉक पर गया। तो किसके साथ,
मेरे मित्र के साथ, तो इससे पहले हमें विद का यूज़ करना है। वी लिव विद आवर फैमिली, हम हमारे परिवार के साथ रहते हैं। किसके साथ? आवर फैमिली, इसीलिए आवर फैमिली से पहले हमने विद का यूज यहाँ पर किया है। तो साथ अर्थ में भी हम विद का प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका प्रयोग है कारण अर्थ में, कि सी वाज ट्रैम्बलिंग विद फियर, कि वह डर के कारण काँप रही थी। तो ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है काँपना, और यहाँ पर जो काँपने का जो कारण है वो है फियर, इसलिए फियर से पहले हमने यहाँ पर विद का यूज़ किया है। ही वॉज साइलेंट विद फियर, वह डर की वजह से या डर के कारण से साइलेंट यानी चुप थी। तो यहाँ पर चुप रहने का, साइलेंट रहने का जो रीज़न है, कारण है, वो फियर है, इसीलिए यहाँ फियर से पहले हमने विद का यूज़ किया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि विद के जो मुख्य दो जो यूज है वो है साधन और साथ अर्थ। साथ में आपको तीसरा भी याद रखना है कि कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो इस तरह से भी आपको आपका प्रश्न गलत ना हो, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है विदाउट, जिसका अर्थ होता है के बिना या रहित। तो जैसे विद यानी साथ होता है, उसी तरह से विदाउट यानी होता है बिना साथ या रहित। तो बिना या रहित अर्थ में एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ही कांट लिव विदाउट हिज फैमिली, वह अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके बिना, तो हिज फैमिली, इसीलिए यहाँ पर विदाउट का जो प्रयोग है इस फैमिली से पहले किया गया है। और मान लीजिए वह परिवार के साथ रहता, तो यहाँ पर विद का यूज़ हम करते हैं। सी कम हेयर विदाउट हर फोन, तो सी केम हेयर, वह यहाँ आई विदाउट हर फोन, फ़ोन के बिना, यानी वह फ़ोन के बिना यहाँ आई थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किसके बिना, उसके फ़ोन के बिना, तो इससे पहले हमने विदाउट का यूज यहाँ पर किया है। सम पीपल लाइक टी विदाउट शुगर, कुछ लोग चीनी के बिना चाय पसंद करते हैं। तो शुगर के बिना, तो शुगर से पहले यहाँ विदाउट का यूज़ किया गया है। वी कांट सी विदाउट आइज, हम आँखों के बिना नहीं देख सकते। ए बर्ड कांट फ्लाई विदाउट विंग्स, एक पक्षी पंखों के बिना नहीं उड़ सकता। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो आप देख सकते हैं कि सब जगह यहाँ पर जो अर्थ निकलता है विदाउट का, वो बिना या रहित अर्थ यहाँ पर कन्वे होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया है कि विदाउट का अर्थ होता है के बिना। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है विद इन। तो विद हो गया, विदाउट हो गया, और विद से एक बनता है विद इन। विद इन का अर्थ होता है निश्चित सीमा में, यानी कोई कार्य यदि बताया गया और उसको एक सीमा दे दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक इस कार्य को करना है फिक्स समय में, तो वहाँ पर हमें विद इन का प्रयोग करना होता है निश्चित सीमा के अंदर अर्थ को बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है कि सी गोट बैक विद इन ए वीक, वह एक सप्ताह के अंदर वापस आ गई। तो सी गोट बैक, वह आ गई वापस विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर। तो एक निश्चित समय सीमा यहाँ बताई गई है, तो उस अर्थ को कन्वे करने के लिए विद इन का यूज़ किया गया है। माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू बाई ए न्यू हाउस विद इन ए मंथ, मेरा जो मित्र है वो एक महीने के अंदर नया घर खरीदने जा रहा है या नया घर खरीदेगा। तो यहाँ पर एक निश्चित समय सीमा दे दी गई है विद इन ए मंथ, तो यहाँ विद इन का प्रयोग हमने किया है। माई ऑफिस इज़ विद इन 100 मीटर्स ऑफ द मेन रोड, कि मेरा जो ऑफिस है वो मुख्य सड़क की 100 मीटर की परिधि के अंदर है। तो निश्चित सीमा रख दी गई 100 मीटर, और उसी के अंदर मेरा ऑफिस है। तो निश्चित सीमा को बताने के लिए न केवल समय की सीमा बल्कि जगह की सीमा को बताने के लिए भी हम विद इन का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो सामान्य जो प्रीपोजिशंस हैं जो ख़त्म होती हैं। अब हमारा स्टार्टिंग होता है फिक्स प्रीपोजिशंस, यानी जो निश्चित प्रीपोजिशंस जो रखी गई हैं, और इनका जो यूज है वो वर्ब के साथ होगा, यानी जो वर्ब होती है उनके साथ फिक्स एक प्रीपोजिशंस होती है, तो वो आपको देखना है। इसका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि वहाँ पर अफ्रेड लिख देगा और उसके आगे एक रिक्त स्थान आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद में जो वस्तु है, व्यक्ति है, उसको देख करके आपको यहाँ पर उस प्रीपोजिशंस को भरना है। जैसे फर्स्ट हमारी है अफ्रेड ऑफ, इसका अर्थ होता है किसी से डरना। किसी इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ थीव्स, उसे हमेशा चोरों से डर लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं अफ्रेड ऑफ का यूज़ किया गया है। लक्ष्मी इज अफ्रेड ऑफ रैट्स, लक्ष्मी को चूहों से डर लगता है। तो यहाँ पर भी ऑफ का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफ्रेड के कारण
अफ्रेड के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, से डर लगना। तो अफ्रेड ऑफ थीव्स, चोरों से डर लगना, अफ्रेड ऑफ रैट्स, चूहों से डर लगना। नेक्स्ट है एग्री विद, और ये पिछली परीक्षा में पूछा भी गया था, मैंने कल वाले वीडियो में प्रश्न भी वहाँ पर बताया था। तो एग्री विद का मतलब होता है व्यक्ति से सहमत। आई बिलीव यू एग्री विद मी, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मुझसे सहमत हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्री के साथ में यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आगे व्यक्ति आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ देखना, इधर एग्री है और इधर व्यक्ति है, तो हम यहाँ पर विद का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एग्री के साथ यदि व्यक्ति को सहमत किया जा रहा है तो वहाँ पर विद का यूज़ किया जाता है। माई फ्रेंड्स ऑलवेज एग्री विद मी, मेरे मित्र हमेशा मेरे से सहमत रहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्री के साथ विद का यूज हुआ है, आगे मी है। यहाँ पर व्यक्ति इसीलिए बताया गया है क्योंकि एग्री के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशंस और है टू। तो जैसे विद होता है वैसे ही एग्री के साथ टू भी आ सकता है, लेकिन उसकी अलग कंडीशन है कि बात से सहमत। यानी मान लीजिए एग्री है, बीच में रिक्त स्थान है, इधर कोई बात है, आइडिया है, तो वहाँ पर हम विद का प्रयोग ना करके वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि आई एग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। तो यहाँ पर योर प्रपोजल है, इसीलिए यहाँ पर टू का यूज़ किया गया है। ही एग्रीज टू माई आइडिया, वह मेरे आइडिया से सहमत है। तो यहाँ पर माई आइडिया इसलिए टू का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एग्री के साथ विद भी आता है और एग्री के साथ टू भी आता है। नेक्स्ट फिक्स प्रीपोजिशन एम टू, एम एट, एम के साथ हमेशा एट का यूज़ किया जाता है, किसको बताने के लिए, लक्ष्य को या टारगेट को बताने के लिए। एग्जाम्पल है कि ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट, उसका लक्ष्य हमेशा बेनिफिट प्राप्त करने का रहता है, लाभ कमाने का रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम के साथ फिक्स है एट, एम एट। नेक्स्ट फिक्स प्रीपोजिशंस है एंग्री विद। तो जिस तरह से हमने एक शब्द पढ़ा है एग्री, तो एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन होती है, एग्री विद और एग्री टू। उसी तरह से एंग्री के साथ भी दो फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, एक तो एंग्री विद, और वही रूल हमें यहाँ फॉलो करना है। यदि हम व्यक्ति से नाराज़ होते हैं तो वहाँ पर हमें एंग्री के साथ विद का यूज़ करना है, और यदि हम किसी बात या आइडिया से हम नाराज़ होते हैं तो वहाँ हमें एंग्री के साथ टू का यूज़ करना है। कि ही वाज एंग्री विद महेश, वह महेश से नाराज़ है। तो यहाँ पर महेश एक व्यक्ति है, इसलिए एंग्री के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशंस हमें यूज़ करनी है वो है विद। माई फादर इज़ एंग्री विद माई ब्रदर, मेरे पिताजी मेरे भाई से नाराज़ हैं। तो यहाँ पर माई ब्रदर व्यक्ति हैं, इसीलिए एंग्री के साथ विद का यूज़ किया है। तो आप यदि एक भी याद रख लेंगे, एग्री वाला याद रख लेंगे, तो भी आपका एंग्री वाला गलत नहीं होगा। तो यदि हम व्यक्ति से नाराज़ हैं या व्यक्ति से सहमत हैं तो एग्री और एंग्री के साथ हमें विद का यूज़ करना है, और यदि हम व्यक्ति बात से सहमत हैं या बात से नाराज़ हैं तो वहाँ पर हमें टू का यूज़ करना है। यहाँ पर एट का यूज़ करना है, वहाँ पर हम टू का यूज़ करते थे, यहाँ पर हमें एंग्री के साथ एट का यूज़ करना है। एंग्री एट का मतलब होता है बात से नाराज़। कि सी इज़ एंग्री एट योर र्यूड बिहेवियर, वह आपके इस र्यूड बिहेवियर से, गलत व्यवहार से, खराब व्यवहार से नाराज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर र्यूड बिहेवियर, इसी वजह से यहाँ पर एट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है कि यहाँ पर मैं भी बता रहा था कि एंग्री के साथ टू का यूज़ होता है, तो वो गलत था। यहाँ पर टू का यूज़ न करके हमें एट का यूज़ यहाँ पर करना है। तो एंग्री के साथ यदि व्यक्ति से हम नाराज़ हैं तो विद का यूज़ करना है, और यदि बात से नाराज़ है तो हमें एट का यूज़ करना है। और एग्री के साथ हमें यदि हम व्यक्ति से सहमत हैं तो विद का यूज़ करना है, और बात से सहमत है तो हमें टू का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे फिक्स प्रीपोजिशंस है असेम्ब्ड ऑफ, इसका अर्थ होता है कार्य से शर्मिंदा। तो असेम्ब्ड का मतलब तो शर्मिंदा, और ऑफ इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशंस है कि आई एम असेम्ब्ड ऑफ माई बिहेवियर, मैं मेरे व्यवहार से शर्मिंदा हूँ। तो किससे शर्मिंदा हूँ, मेरे व्यवहार से। इसी वजह से असेम्ब्ड के साथ या फिक्स प्रीपोजिशंस हमें यूज़ करनी है ऑफ। नेक्स्ट है आस्क फॉर, जिसका अर्थ होता है वस्तु मांगना।
तो यदि कोई चीज़ या वस्तु मांगी जा रही है तो आस्क के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हमें फॉर का यूज़ करना है कि सी आस्क्ड फॉर माई हेल्प, उसने मेरी मदद मांगी। यहाँ पर फॉर का अर्थ के लिए नहीं लेंगे कि ही आस्क्ड, उसने कहा, फॉर माई हेल्प, मेरी मदद के लिए। सीधा सा जो हमें अच्छा अर्थ यदि हमें कन्वे करना है तो हम सीधी लैंग्वेज का यूज करेंगे कि सी आस्क्ड फॉर माई हेल्प, उसने मेरी मदद मांगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं आस्क्ड फॉर एक पेयर है, फिक्स प्रीपोजिशन है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी, मैंने मेरे मित्र से कुछ धन मांगा। तो यहाँ आस्क्ड फॉर का यूज यहाँ पर हमने किया है। तो आस्क के साथ मोस्ट ऑफ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो है फॉर। नेक्स्ट हमारी फिक्स प्रीपोजिशन है अबाइड बाई, जिसका अर्थ होता है मानना। तो वी शुड अबाइड बाई दियर डिसीजन, हमें उनके डिसीजन को मानना चाहिए। वी शुड चाहिए, अबाइड बाई मानना, दियर डिसीजन उनके डिसीजन को, उनके निर्णय को। तो यहाँ पर क्या मानना चाहिए? दियर डिसीजन यानी उनके निर्णय को। तो इससे ठीक पहले हमें यूज़ करना है अबाइड बाई। तो ये अबाइड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है बाई। नेक्स्ट फिक्स है अक्यूज्ड ऑफ, यानी अपराध लगाना या अपराधी मानना। तो अक्यूज्ड के साथ आपने भी देखा होगा अक्यूज्ड ऑफ ही आपको देखने को मिलता है कि यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, आप पर मर्डर का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर मर्डर का आरोप है, इसलिए यहाँ पर अक्यूज्ड के साथ ऑफ का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट फिक्स प्रीपोजिशन है एब्सेंट फ्रॉम, अनुपस्थित। तो ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द पार्टी, ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम द हाउस। तो कहीं से भी कोई व्यक्ति अनुपस्थित है तो वहाँ पर एब्सेंट के साथ हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम, तो वहाँ पर हमें फ्रॉम का यूज़ करना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है और उसका अर्थ होता है के अनुसार। ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स एडवाइस, वह अपने पिता की सलाह के अनुसार काम करता है। तो किसके अनुसार? उसके पिता की सलाह के अनुसार, इसी वजह से अकॉर्डिंग के साथ टू का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एडिक्टेड टू, एडिक्ट का मतलब होता है नशा, और एडिक्टेड टू किसी चीज़ की लत लगना, किसी चीज़ का नशा लगना। तो वहाँ पर भी हम एडिक्टेड के साथ टू का यूज़ करते हैं। ही इज़ एडिक्टेड टू वाइन, वह उसे शराब की लत है या उसे शराब की आदत है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ याद रखनी है वो इनको याद रखना है एज ए मीनिंग, एडिक्टेड टू, अनॉयड विद, अनॉयड एट, इस तरह से आपको याद रखना है, मीनिंग याद रखनी है। एक एक एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया है कि लिस्ट बहुत लंबी है। यदि हम 3-3, 4-4 एग्जाम्पल करेंगे तो फिर हमारे जो नेक्स्ट जो टॉपिक बचे हैं फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के, वो समय पर होना उसका मुश्किल है। तो इसी तरह से आपको सिर्फ एक लिस्ट याद रखनी है कि एडिक्ट के साथ टू का यूज होता है, अनॉयड के साथ विद का यूज होता है, अकॉर्डिंग के साथ टू का होता है, अफ्रेड के साथ ऑफ का होता है। इसी तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनॉयड विद, व्यक्ति से नाराज, कि दे आर अनॉयड विद राकेश, दे आर एंग्री विद राकेश। तो जिस तरह से एंग्री का यूज़ था उसी तरह से नाराज़ होने के अर्थ में यहाँ पर अनॉयड का यूज़ किया गया है। उसी तरह से एंग्री एट था, यहाँ पर अनॉयड एट है, किसी बात से नाराज़। महेश इज़ अनॉयड विद माई आइडिया या डिसीजन, तो यहाँ पर विद का यूज़ हमें नहीं करना है, यहाँ पर हमें एट का यूज़ करना है। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है क्योंकि विद का जो प्रयोग है वो व्यक्ति के साथ होता है, एट का जो प्रयोग है वो बात या आइडिया या फिर डिसीजन आदि से होता है। कि महेश इज़ अनॉयड एट माई आइडिया, महेश मेरे विचार से नाराज़ है, महेश मेरे डिसीजन से नाराज़ है। तो यहाँ पर आपको एट का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारी फिक्स प्रीपोजिशंस है अप्लाई फॉर। तो अप्लाई के साथ भी दो प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है, एक तो फॉर का यूज़ भी होता है और टू का यूज़ भी होता है। दोनों का जो सेंस है वो देखेंगे कि के लिए आवेदन अर्थ यदि वहाँ पर है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, और को आवेदन देना अर्थ है तो यहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है कि ही अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, उसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर। कि ही अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, या व्यक्ति यदि है, यदि व्यक्ति को हम आवेदन सौंप रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ ना करके और वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं, अप्लाइड टू ऑफ द यूनिवर्सिटी। कि ही अप्लाइड टू द प्रिंसिपल ऑफ द उसने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को आवेदन दिया।
तो दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे कि अप्लाइड के साथ फोर कहाँ यूज़ करना है और अप्लाइड के साथ टू कहाँ यूज़ करना है। तो ये जो अल्फ़ाबेटिक जो ए था, इसकी जितनी भी फिक्स प्रीपोजिशंस थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरे नंबर पर हमारा जो लेटर आता है वो बी। तो बी वाली जो फिक्स प्रीपोजिशन वो है, उनमें सबसे पहले है बिलीव, और बिलीव के साथ यहाँ पर प्रयोग किया गया है इनका। किसी पर या किसी में विश्वास रखने के अर्थ में बिलीव इनका यूज़ किया जाता है। आई डोंट बिलीव इन राजन, मुझे राजन पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर जो इन है उसका अर्थ निकलेगा पर। वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप दोनों जगह देख सकते हैं बिलीव के साथ इन फिक्स प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी फिक्स प्रीपोजिशन है बिवेयर ऑफ। इसका अर्थ होता है से सावधान, यानी किसी बात से, किसी वस्तु से यदि हमें सावधान होना है तो बिवेयर के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। जैसे बिवेयर ऑफ डॉग्स, कई मकानों में यदि किसी ने कुत्ता पाल रखा है तो जस्ट फ्रंट ऑफ द गेट पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से सावधान। नेक्स्ट है बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बैंक में आपने एक पट्टी देखी होगी, जेब कतरों से सावधान। तो यहाँ पर हमें किसी चीज़ से यदि सावधान रहना है तो बिवेयर के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है बिलोंग, इसके साथ फिक्स है टू। इसका अर्थ होता है संबंध होना, कि दिस बुक बिलोंग्स टू महात्मा गांधी, इस किताब का संबंध महात्मा गांधी से है। दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू मी, इस भवन का संबंध मेरे साथ है। दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, यह व्यक्ति मेरे संबंध में है। तो बिलोंग्स के साथ हमेशा किसका यूज होगा? टू का। तो हमें रटना है इनको, बिलोंग्स टू। इसी तरह से नेक्स्ट है ब्लेम फॉर, आरोप लगाना। तो दे ब्लेम्ड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस, कि दे ब्लेम्ड हिम, उन्होंने उस पर आरोप लगाया, फॉर हिज केयरलेसनेस, लापरवाही का। तो वहाँ पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है, इसीलिए ब्लेम्ड के साथ यहाँ पर फोर फिक्स प्रीपोजिशंस का यूज यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट फिक्स प्रीपोजिशंस है ब्रेक इनटू। इसका अर्थ होता है सेंध लगाना, कि द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर ने घर में सेंध लगाई। तो सेंध लगाने का मतलब है चोरी करना। तो ब्रेक इनटू, तो ब्रेक के साथ हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है जब चोरी का अर्थ वहाँ पर कन्वे किया जा रहा हो। तो द थीफ ब्रोक इनटू, यहाँ पर जो ब्रेक उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है कि ब्रोक इनटू द हाउस, चोर ने घर में सेंध लगाई। इसी तरह से बी की जो लास्ट फिक्स प्रीपोजिशन है हमारे लिस्ट के अनुसार वो है बाय द एंड ऑफ, के अंत तक। तो हमें के अंत तक का अर्थ कन्वे करना है तो वहाँ पर बाय द एंड ऑफ का यूज़ किया जाता है, कि द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो बाई के बाद में आप देख सकते हैं कि द एंड ऑफ दिस वीक, कि यह जो काम है वो फिनिश हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के लास्ट तक। तो इस तरह से बी वाले यहाँ पर आपने देखा है। लास्ट हमारा आज का है सी वाला, कि सी की जो फिक्स प्रीपोजिशन वो कौन कौन सी है। उनमें पहली है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, यानी बधाई देना। तो यदि हम बधाई देते हैं किसी सफलता पर, किसी अवसर पर, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमें ऑन का यूज़ करना होता है, कि वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, हमने उसकी सफलता पर बधाई दी। तो यहाँ देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन का यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन एक पेयर है, उसको ही हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट है केयर फॉर। केयर फॉर का अर्थ होता है परवाह करना। ही डज नॉट केयर फॉर मी, वह मेरी परवाह नहीं करता है। तो केयर के साथ हमेशा परवाह करने के अर्थ में फिक्स प्रीपोजिशन फॉर। नेक्स्ट है कंप्लेन टू, शिकायत करना। तो यहाँ पर भी कंप्लेन के साथ हमें तीन प्रीपोजिशंस देखनी है, एक तो टू है, एक अगेंस्ट है और एक अबाउट है। तो कंप्लेन टू का मतलब होता है व्यक्ति से शिकायत करना, कि रुचि विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, रुचि प्रिंसिपल से शिकायत करेगी। तो रुचि विल कंप्लेन टू, तो यहाँ पर टू का यूज इसीलिए किया गया है क्योंकि जो शिकायत वो व्यक्ति से की जा रही है। अगेंस्ट का प्रयोग हम जब करेंगे जब किसी के विरुद्ध हम कंप्लेन करेंगे। तो रुचि विल कंप्लेन अगेंस्ट द प्रिंसिपल, ये रुचि प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायत करेगी। तो इस तरह से यदि विरुद्ध का अर्थ हो तो अगेंस्ट का यूज हमें करना है, व्यक्ति से हमें शिकायत हो तो टू का यूज करना है, और किसी के बारे में, किसी बात के बारे में हमें कंप्लेन करनी है तो वहाँ पर हमें अबाउट का यूज़ करना है, कि वी कंप्लेंड अबाउट आवर वाटर प्रॉब्लम, हमने हमारी पानी की समस्या के बारे में शिकायत की। तो इस तरह से कंप्लेन को आपको तीनों में याद रखना है। नेक्स्ट है क्रूअल टू। क्रूअल का मतलब निर्दयी होना। तो क्रूअल टू का अर्थ हो जाएगा के प्रति निर्दयी होना।
द मास्टर इज़ वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट। मालिक अपने नौकर के प्रति बहुत ही निर्दयी है। तो यहाँ पर किसके प्रति निर्दयी दिखाया जा रहा है? हिज सर्वेंट, नौकर के प्रति। तो यहाँ पर क्रूअल टू फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ हमें करना है और याद रखना है क्रूअल के साथ टू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोज टू, जिसका अर्थ होता है निकट होना या बहुत ही पास होना। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं कि वह मेरे बहुत ही क्लोज है, तो क्लोज का मतलब होता है निकट। तो उसके साथ हमें टू का प्रयोग करना है कि रवि इज़ वेरी क्लोज टू मी, कि रवि जो है वो मेरे बहुत ही नज़दीकी है। यहाँ नज़दीकी का अर्थ दोनों हम लेंगे, एक तो वैसे नज़दीकी जैसे जिसका मन हमसे बहुत ज़्यादा मिलता है उसको भी हम नज़दीकी कहते हैं, और एक स्थिति में नज़दीक, मान लीजिए ये हाउस है और ये भी हाउस है, तो उस स्थिति में नज़दीक होना भी क्लोज टू का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है क्लोज यदि नज़दीकी अर्थ वहाँ पर बता रहा है तो हमें टू का यूज़ करना है। नेक्स्ट है सर्टेन ऑफ। सर्टेन ऑफ का मतलब होता है विश्वस्त होना, किसी चीज़ पर पूर्णतः विश्वस्त हो जाना, तो वहाँ पर सर्टेन के साथ हमें ऑफ का यूज़ करना है। किसी इज़ सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, वह अपनी सफलता के लिए बिल्कुल विश्वस्त है। जो सर्टेन ऑफ किसके लिए? हर सक्सेस, सफलता के लिए। नेक्स्ट है कंप्लाई विद, जिसका अर्थ होता है पालन करना, कि कंप्लाई विद माई इंस्ट्रक्शंस, मेरी जो निर्देश हैं उनका पालन करो। तो यहाँ पालन करने का जो अर्थ है वो भोजन आदि खिलाकर पालन करना नहीं है, यहाँ पर पालन करने का अर्थ है फॉलो करना। तो उस अर्थ में कंप्लाई के साथ हमें विद का यूज़ करना है कि कंप्लाई विद माई इंस्ट्रक्शंस, मेरे निर्देशों की पालना करो। तो यहाँ पर कंप्लाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विद, इसका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सी की कैपेबल ऑफ, इसका अर्थ होता है समर्थ होना। तो इनसे भी आप याद रख सकते हैं, कैपेबल का मतलब होता है समर्थ, और इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होगी ऑफ। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह इस कार्य को करने में समर्थ है। कैपेबल ऑफ, समर्थ है, डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने में। तो समर्थ होने के अर्थ में यदि हम कैपेबल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन में ऑफ का यूज़ करना होता है। कंडेम टू, इसका अर्थ होता है दंड देना, सजा देना, कि ही वाज कंडेम्ड टू डेथ, उसे मृत्यु दंड दिया गया। तो कंडेम्ड टू, यदि कोई सज़ा आगे आ रही है तो और इधर कंडेम्ड शब्द का यूज़ किया गया है तो हमें जो ब्लैंक्स हमारा होगा, जो रिक्त स्थान होगा, उसमें हमें टू का यूज़ करना है, क्योंकि हमने याद रखना है कि कंडेम्ड के साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है, कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। क्योर ऑफ, इसका अर्थ होता है इलाज। एग्जाम्पल है कि जनरली देयर इज़ नो क्योर ऑफ कैंसर, सामान्यतया कैंसर का कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पर इलाज अर्थ बताने के लिए क्योर के साथ हमें ऑफ का यूज़ करना है। आगे बस शर्त है कि बीमारी का नाम हो, कोई समस्या हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योर ऑफ, तो क्योर के साथ हमें कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करना है? ऑफ का, कि जनरली देयर इज़ नो क्योर ऑफ कैंसर, कि सामान्य रूप से कैंसर का कोई इलाज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो शेष हमारे जो सामान्य प्रीपोजिशंस थी उनको हमने कंप्लीट किया है। वीडियो ज़रूर थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इसी तरह से हम सिलेबस को कवर कर पाएंगे, और साथ में हम अल्फ़ाबेटिक जो हमारे फिक्स प्रीपोजिशंस हैं उनको भी हमने ए से और सी तक यहाँ पर कंप्लीट किया है। आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इस पीडीएफ को रोज़ डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फीडबैक देने के लिए या फिर आपकी कोई अन्य समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तैयारी संबंधी, मैटर संबंधी, नोट संबंधी, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।